आज मैं स्प्लाइस नामक एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर, ध्यान रखना और ख्याल रखना। इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। क्लाइव निकोले और एल्सा कास्ट एक जेनेटिक इंजीनियर युगल हैं जो न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट या नर्ड नामक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कंपनी में उनका प्राथमिक काम अद्वितीय गुणों के साथ संकर जीव बनाने के लिए कई जानवरों के डीएनए को विभाजित करने पर शोध करना है। कंपनी का उद्देश्य हाइब्रिड बॉडी में पाए जाने वाले अनूठे यौगिकों का उपयोग ऐसी दवाएं बनाने के लिए करना है जो दुनिया की अधिकांश बीमारियों का इलाज कर सके। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लाइव और एल्सा एक सफल संकर नर प्राणी को सामने लाते हैं। वे प्राणी का नाम फ्रेड रखते हैं और उसे जिंजर नाम की अपनी पिछली सफल मादा जीव के साथ रखते हैं। फ्रेड और जिंजर पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देने के लिए अपनी जीभ से गेंद जैसी आकृति बनाते हैं। बाद में क्लाइव और एल्सा कंपनी के सीईओ जॉन शार्ट के साथ बैठक में हैं। जॉन अपने प्रयोग के परिणाम से खुश हैं और आनुवंशिक सामग्री निकालना शुरू करना चाहते हैं जिससे उन्हें तुरंत दवाएं बनाने में मदद मिलेगी। दंपति ने एक मानव संकर बनाने का विचार सामने रखा क्योंकि इससे उन्हें ऐसे यौगिकों के उपयोग से चुनने के लिए कई और प्रकार के यौगिक मिलेंगे। अल्जाइमर, पार्किंसंस और यहाँ तक कुछ प्रकार के कैंसर का इलाज किया जा सकता है। हालांकि जॉन फिलहाल मौजूदा हाइब्रिड पर फोकस करना चाहती है। एल्सा जोर देकर कहते हैं कि अगर वे इसे पहले नहीं करते हैं तो कोई और करेगा। अध्यक्ष एक, लेकिन सीईओ अपने फैसले पर अड़े हैं। युगल बैठक से बाहर आता है, निराश और क्रोधित होता है। हालांकि वे पीछे हटने की योजना नहीं बना रहे हैं क्योंकि कंपनी उन्हें प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगी। वे इसे स्वयं करने का निर्णय लेते हैं। प्रयोगशाला में संभवतः क्या गलत हो सकता है? एल्सा को एक यादृच्छिक दाता से मानव डीएनए मिलता है और दोनों प्रयोग करना शुरू करते हैं। इसे जानवरों के डीएनए के साथ जोड़ते हैं जैसा कि उन्होंने फ्रेड और जिंजर के साथ किया था जब वे पहले कुछ प्रयासों के लिए डीएनए से मेल नहीं खाते थे। एल्सा का सुझाव है कि वे किसी अन्य व्यक्ति के डीएनए को बाहर लाएं और प्रयोग जारी रखें। वो क्लाइव को एक नमूना सौंपती है जिसमें दावा किया गया है कि यह सबसे अच्छा मानव डीएनए है जो उसे मिल सकता है। दोनों को अंततः तापमान सही मिलता है और स्प्लिसिंग सफल होती है। अब उन्हें कोशिका को इंक्यूबेट करना होगा और इसे भ्रूण के रूप में विकसित होने देना होगा। लेकिन चूंकि मानव क्लोनिंग अवैध है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में इसे अत्यधिक अनैतिक माना जाता है, क्लाइव प्रयोग को रोकना चाहता है। एल्सा हालांकि जोर देकर कहते हैं कि वे सिर्फ यह देखना जारी रखते हैं कि क्या स्प्लाइसिंग वास्तव में सफल था। वो जोर देकर कहती है कि प्रयोग को नियंत्रित किया जाएगा, इसलिए यह विफल होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लाइव कोशिकाओं को एक इंक्यूबेटर में बाध्य करता है और रखता है। युगल देखता है कि कोशिकाएं तेजी से गुना करना शुरू कर देती हैं। अगली सुबह एल्सा यह देखने के लिए जांच करती है कि प्राणी कितना विकसित हुआ है और यह देखकर हैरान है कि यह एक घातीय दर से विकसित हो रहा है। बाद में दंपति अपने घर पर होते हैं जब उन्हें लैब से एक आपातकालीन संदेश मिलता है। अध्यक्ष एक, वे यह देखने के लिए वहां पहुंचते हैं कि भ्रूण अपनी नियत तारीख से पहले पूरी तरह से विकसित हो चुका है। दोनों इंक्यूबेटर को तोड़ देते हैं और एक घिनौना जीव जमीन पर गिर जाता है। वे अगली सुबह प्राणी को सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद निकल जाते हैं। क्लाइव एल्सा से कहता है कि उन्हें भ्रूण को मारना है क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। एल्सा अभी इसे मारना नहीं चाहता है, लेकिन जानता है कि अगर किसी को प्राणी के बारे में पता चला तो वे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दंपति केवल प्रयोगशाला में जाते हैं और पाते हैं कि प्राणी पहले ही मर चुका है। जब एल्सा कोशिका खोलती है तो वो इसे प्राणी की बाहरी त्वचा के रूप में देखती है, जिसका अर्थ है कि प्राणी जीवित है और कहीं पास ही छत से चीखता है। क्लाइव बाहर से एल्सा को बाहर निकलने के लिए कहता है ताकि वे कमरे को जहरीली गैस से भर सकें और जीव को मार सकें। लेकिन एल्सा इसके विपरीत करती है और नवजात शिशु के लिए अपना हाथ खोलती है, उसे बुलाती है। तभी क्लाइव जीव को डराते हुए अंदर आता है। युगल कमरे से बाहर निकलता है और गैस का उपयोग करके प्राणी को बाहर निकालता है। इसकी जांच करने पर पता चलता है कि वो एक महिला है और तेजी से बढ़ रही है। इस दर पर वो महीनों में मर जाएगी, इसलिए वे उसके पास सबसे अच्छा समय बनाने की योजना बनाते हैं और उसे मारने के बजाय उसका निरीक्षण करते हैं। एक्सरे में उसके शरीर के अंदर एक ट्यूमर दिखाई देता है
जिसे लेकर दंपति असमंजस में हैं। अध्यक्ष एक प्राणी की एक तेज विषैली पूंछ भी होती है जिसका उपयोग वो अपने बचाव के लिए करती है। प्राणी के जन्म के एक सप्ताह बाद अब यह है। क्लाइव उसे खिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो सहयोग नहीं करती है। दंपति को जल्द ही पता चलता है कि उसे केवल मीठा खाना पसंद है, जिससे उनके लिए उसे खिलाना आसान हो जाता है। एल्सा छोटी बच्ची को अपना बच्चा मानने लगती है। वो उसे तैयार करती है और प्राणी को अपना नाम लिखना सिखाती है। छोटा जीव एल्सा की शर्ट पर शब्दों की नकल करते हुए नर्ड शब्द का उच्चारण करता है। एल्सा अपनी बुद्धि और नामों से हैरान है। लड़की ने बेवकूफ का विपर्ययन किया। तभी क्लाइव आता है और एल्सा पर ड्रेन को एक पालतू जानवर की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाता है। वे जोर से बहस करना शुरू करते हैं, जिसे क्लाइव के भाई गेविन ने सुना है, जो नेट में भी काम करता है। वो उनकी प्रयोगशाला में घुस जाता है और ड्रेन द्वारा हमला किया जाता है। एल्सा ने लड़की को डांटा और उसे जाने के लिए कहा। क्लाइव गेविन को स्थिति समझाने की कोशिश करता है, जो उनके द्वारा एक अवैध प्रयोग करने से नाराज है। दंपति को पता है कि वे अब ड्रेन को लैब में नहीं रख सकते हैं, इसलिए जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे उसे सुविधा के तहखाने में ले आते हैं। प्राणी को बुखार हो जाता है और सांस लेना बंद कर देता है। क्लाइव ने उसे ठंडे स्नान में डाल दिया और दंपति ने महसूस किया कि जैन का ट्यूमर वास्तव में एक उभयचर फेफड़े था, इसलिए वो पानी के भीतर भी सांस ले सकती है। समय आता है जब जोड़े को जिंजर और फ्रेड को मीडिया के सामने पेश करना होता है। सम्मेलन वे प्राणियों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सम्मेलन जल्द ही अराजकता में बदल जाता है जब जीव एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, खून खराबा पैदा करते हैं। स्पीकर एक बाद में क्लाइव और एल्सा ने बताया कि सीईओ जोन के साथ क्या गलत हुआ। पता चलता है कि जिंजर ने किसी तरह अपना लिंग बदल लिया है और नर में बदल गया है, इसलिए दोनों युवकों के बीच तनाव की वजह से उनमें मारपीट हो गई। दंपति ड्रेन के साथ इतने व्यस्त थे कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि अदरक ने अपना लिंग कब बदला। इस सब के कारण जोन उन्हें सभी स्प्लिसिंग प्रक्रियाओं को रोकने का आदेश देता है और किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से प्रोटीन को संश्लेषित करने का आदेश देता है। कुछ दिनों में पूरी सुविधा अपने हाथ में ले ली जाएगी, इसलिए ड्रेन को कहीं सुरक्षित ले जाना होगा। दंपति ने उसे बीच में एल्सा की मां के पुराने फार्म हाउस में ले जाने की योजना बनाई। इस तरह ड्रेन सुरक्षित हो सकता है और बाद में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। एल्सा और क्लाइव ड्रेन को खलिहान में लाते हैं, लेकिन वो डरकर भाग जाती है। दोनों उसे पास में एक खरगोश को खाते हुए पाते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। एल्सा एक उदास ड्रेन को डांटती है, जिससे वो पानी की टंकी में कूद जाती है। क्लाइव का मानना कि उसे कुछ समय के लिए अकेले रहने की जरूरत है, इसलिए दोनों रात में उसके लिए जगह साफ करने का काम करते हैं। ड्रेन ने खाने से इनकार कर दिया और शब्दों को थकाऊ और बाहर बना दिया। वर्णमाला का दावा है कि वो ऊब गई है और बाहर जाना चाहती है। जब एल्सा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो ड्रेन आक्रामक हो जाता है और रोशनदान की खिड़की से बाहर भागता है। दंपति छत पर चढ़ते हैं यह देखने के लिए कि उसके पंख बड़े हो गए हैं और वो उड़ने वाला है। स्पीकर एक क्लाइव ने उसे वापस फोन किया, यह दावा करते हुए कि वो उससे प्यार करता है। यह सुनकर ड्रेन उसे गले लगा लेता है और फिर से अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन एल्सा और डैरेन एक साथ हैं। जब एल्सा को क्लाइव की तस्वीरें मिलती हैं जो ड्रेन ने खींची हैं, तो वो उसके लिए भावनाओं को विकसित करना शुरू कर देती है। तभी ड्रेन एक बिल्ली को ढूंढता है और उसके साथ खेलता है, लेकिन एल्सा उसे उससे ले लेती है, इस डर से कि वो उसे भी मार देगी। क्लाइव एक उदास ड्रेन के घर आता है और उसे खुश करने के लिए उसके साथ नृत्य करता है। नृत्य करते समय उसे अचानक पता चलता है कि एल्सा ने ड्रेन को बनाने के लिए अपने डीएनए का इस्तेमाल किया। क्लाइव गुस्से में एल्सा का सामना खुद को प्रयोग में लाने के लिए करता है, लेकिन एल्सा ने इस मामले को खारिज करते हुए दावा किया कि वे अब इस बारे में बात करने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। अगले दिन एल्सा एक बिल्ली को उपहार के रूप में ड्रेन के पास लाती है, यह सोचकर कि उसे और दोस्त बनाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए ड्रेन अपनी पूंछ से बिल्ली को मारता है और एल्सा पर भी हमला करता है। आश्चर्यचकित एल्सा जमीन पर लेट जाती है क्योंकि ड्रेन उससे चाबी लेता है और दरवाजा खोलता है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, एल्सा उसे बाहर निकाल देती है और उसे एक टेबल से बांध देती है।
ड्रेन से तंग आकर उसने अपनी पूंछ काटने का फैसला किया है ताकि वो अब किसी के लिए खतरनाक ना हो। क्लाइव अपनी पूंछ कटी हुई मेज पर कसकर पड़े एक नग्न ड्रेन को खोजने के लिए चलता है। अध्यक्ष एक वो लड़की के लिए बुरा महसूस करता है और उसे मुक्त कर देता है। बाद में वो ड्रेन के कमरे में लगे कैमरों से उसकी निगरानी कर रहा है। वो प्यार से स्क्रीन के माध्यम से उसे छूता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो क्या कर रहा है तो रुक जाता है। इस बीच एल्सा प्रयोगशाला में है और ड्रैगन की पूंछ से जहर का उपयोग करके सफलतापूर्वक प्रोटीन बनाने में कामयाब रही है। वो क्लाइव को खुशखबरी सुनाने के लिए फार्म हाउस जाती है। दूसरी ओर क्लाइव जेन के कमरे में आता है और ड्रेन उसका स्वागत करता है, जो उसे चूमता है। वो जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में अंदर जाता है और प्राणी के साथ संभोग करता है। एल्सा कमरे में आती है और यह देखकर डर जाती है। वो गुस्से में भाग जाती है, जबकि क्लाइव उसका पीछा करता है। लंबी बातचीत के बाद में माफी मांगता है। वे अंत में ड्रेन को मारने और समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे खेत में लौटते हैं, तो वे उसे पहले से ही मौत के कगार पर पाते हैं, क्योंकि वो तेजी से विकसित होने वाला प्राणी है। उसका जीवन काल समाप्त हो गया है। जब वो अंतिम सांस लेती है तो युगल उसके पास रहता है। एल्सा रोती है, अपनी बेटी की तरह प्राणी की मौत का शोक मनाती है। दिल टूटकर दोनों ने शव को बाहर दफना दिया। तभी क्लाइव का भाई गेविन NERDE के एक अधिकारी के साथ आता है। उन्होंने प्रोटीन के नमूनों में मानव DNA पाया है और जीव को देखने के लिए यहाँ हैं। एल्सा उन्हें बताती है कि वो मर चुकी है, लेकिन तभी एक जोर की चीख सुनाई देती है। यह पता चला कि ड्रेन मरा नहीं था। आखिरकार वो अदरक की तरह नर में बदल गई है और आक्रामक हो गई है। स्पीकर एक नर ड्रेन ने गेविन और उसके दोस्त को मार डाला। सेकंड के भीतर यह क्लाइव को एक तालाब में घसीटता है और फिर एल्सा का पीछा करता है। जल्द ही एल्सा को नर ड्रेन ने पकड़ लिया, जो उसके कपड़े फाड़ने के लिए अपनी पुनर्जीवित तेज पूंछ का उपयोग करता है और उसके साथ जबरदस्ती संभोग करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद क्लाइव उसकी सहायता के लिए आता है और ड्रेन को एक लॉग से मारता है। यह प्राणी को बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो जल्दी से पुनर्जीवित हो जाता है। ड्रेन क्लाइव को मारने ही वाला होता है जब एल्सा उसके सिर को चट्टान से मारती है। वो इसे बार बार करती है, लेकिन बीच में ही जीव पर दया करना बंद कर देती है। हालांकि ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव को मारने और उसे मारने का मौका लेता है। उसे अपने प्रेमी को मारते हुए देखकर एल्सा प्राणी पर कई बार हमला करती है और अंत में उसे मार देती है। मुझे लगता है कि एल्सा शायद एक और स्नोमैन बनाने से पहले 2 बार सोचेगी। घटना के कुछ महीने बाद एल्सा जोन के साथ सेट होती है, जो उसे एक सौदा पेश करता है। यह पता चला है कि एल्सा ड्रेन द्वारा गर्भवती थी और अपने बच्चे को जन्म दे रही है। जूड चमत्कारिक बच्चे का उपयोग मानव जाति की भलाई के लिए दवाएं बनाने के लिए करना चाहता है। एल्सा ने यह कहते हुए सौदा स्वीकार कर लिया कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यह फिल्म साबित करती है कि प्रकृति के साथ खेलना कितना खतरनाक है। मानव कल्याण के लिए वैज्ञानिक आविष्कार और उन्नति की जानी चाहिए, लेकिन मानव को रास्ते में प्रकृति की धारा को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। राष्ट्र और चैनल की मदद करने के लिए एक जैसे रहते हैं। धन्यवाद।